Assalamualaikum students, I hope you are all fine. Students, today we will start our second lecture of chapter 1, the digestive systems. Students, keep your pencils in your hands so that you can underline the important lines with me, which are important from the creative point of view. Let's start the lecture. So today's topic is the small molecules. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ये स्टडी किया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पीसेज में. जो हम लोगों को उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनका फर्दर क्या प्रोसेस होता है, उनको कैसे यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, इस पूरे टॉपिक में हम लोग वो स्टडी करेंगे. By the time the food is digested, the large molecules of the carbohydrates, proteins and fats have been broken down into small molecules like this. जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो ब्रेक डाउन हुए, जो हमारे बॉडी ने के डिफरेंट एंजाइम्स ने ब्रेक डाउन किए हैं, उनको हम लोग फर्दर इस तरह यूटिलाइज करते हैं. स्टार्च को जो कि हमने एंजाइम इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम की मदद से जिसको ब्रेक डाउन किया गया है उसको फर्दर यूजफुल इंग्रेडिएंट बनाया जाता है, दैट इज ग्लूकोज एंड द अदर सिंपल शुगर्स, फॉर एग्जांपल माल्टोज. तो स्टूडेंट्स, शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में और सिंपल शुगर्स में, जिसमें उन्होंने हमें एग्जांपल दी है माल्टोज की. देन आर द प्रोटीन्स को प्रोटीएज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स में. देन आर द फैट्स को लाइपेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्टूडेंट्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, जिसमें ये होता है कि हम लोगों की बॉडी में फूड में जितने भी यूजफुल चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है. लेट्स स्टार्ट इट. Nearly all the absorption of the food into the blood system take place in the small intestine. The digested food are transported to the liver and the liver controls what happens to them. जो अब्जॉर्प्शन होती है ब्लड के सिस्टम के अंदर फूड की, उसको ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में की जाती है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको भेज दिया जाता है लिवर में, और लिवर जो है वो हमारा बाकी काम करता है. सबसे पहले हम लोगों को मिली थी ग्लूकोज को हम लोगों को जो उन्होंने बताया है कि हम लोगों के लिए ज़रूरी होती है रेस्पिरेशन के लिए. ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन. अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट्स इन द ब्लड. If there is too much glucose, the liver converts some into insoluble glycogen. This can be changed back into glucose when it is needed. स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने हमें ये बताया कि ग्लूकोज हमारे बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करती रहती है, अवेलेबल रहती है. लेकिन अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है तो हमारा जो लिवर होता है वो उसको इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. ये वो फॉर्म है जिसके अंदर हमारी बॉडी में ग्लूकोज मौजूद तो होगा लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा. इसके बाद जब हम लोग को हमारी बॉडी को दोबारा से ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तो इसी ग्लाइकोजन को हमारा जो लिवर है, हमारी जो बॉडी है, वो दोबारा से ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज कर देगा, जिसे हमारी बॉडी दोबारा से यूज़ कर सकती है. देन इज द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स. हमारी बॉडी में जितने भी इस फूड के थ्रू एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं उन सबको फैट्स में चेंज कर दिया जाता है. अमाइनो एसिड्स फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड. They are used for growth and repair of our body. Excess amino acids are changed to a substance called urea, which is then excreted. हमें फूड से जितने भी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, उन सब को हमारी बॉडी जो है वो स्टोर नहीं कर सकती. इस वजह से जितने भी एक्सेसिव प्रोटीन होती हैं उनको यूरिया बनाकर एक ऐसी फॉर्म में, जो कि यूरिया होती है, उससे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी से. लेकिन जो अमाइनो एसिड होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, हम लोग उनको यूज़ करती है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए डिफरेंट कंडीशन से. In the large intestine, water and the mineral salts are removed from the undigested food and absorbed into the blood. Food often contains cellulose from plant cell walls, which we cannot digest. This and any remaining undigested material is passed on to the rectum, where it is stored as feces. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आता है तो उस फूड में से जितने भी वाटर होते हैं और जितने भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो उस अनडाइजेस्टेड फूड से निकाल लिए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उन्हें यूटिलाइज कर सके. और जितना भी ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स हम लोगों को मिलते हैं वो सब ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं. हमारी बॉडी जो है वो फूड में से जितना भी सेलुलोज होता है जो कि हम लोगों को प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती. इस वजह से उस फाइबर को, उस सेलुलोज को जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और जितना भी बाकी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भेज दिया जाता है रेक्टम में.
और रेक्टम में फीसिस के तौर पर स्टोर कर दिया जाता है until it passed out of the anus. About 2/3 of the feces is water and the other half rest is the bacteria, mainly dead bacteria. The bacteria line the intestine and scientists believe they may have play an important part in producing certain vitamins and helping the body to fight the diseases. अब जो हम लोगों का अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में आया है फीसिस के तौर पे, उसको हमारी बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है एनस के थ्रू. जो फीसिस होते हैं उनमें से जो 2/3 फीसिस होते हैं वो वाटर होता है और जो बाकी हाफ होता है वो या तो बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया में भी मोस्टली डेड बैक्टीरिया होता है. जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए और जितने हम लोगों को डिजीज़ होते हैं, कुछ सर्टेन डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम्स. Germs get into the digestive system when you eat infected food. This is called food poisoning. Food can be infected when you buy them or while they are being prepared at home. Not washing the hands before preparing the food or after using the toilet, dirty work surfaces and utensils, loose hanging hairs, and sneezing near the food can all lead to germs getting into the food. हम लोगों को जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी इन्फेक्टेड फूड खाने की वजह से होते हैं और इन्फेक्टेड फूड के अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है उसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग. अब हम लोगों को इन्फेक्टेड फूड मिलता कहाँ से है? यूजुअली जब हम लोग ख़रीदते हैं तब, जब हम लोग उसकी प्रॉपर कुकिंग नहीं करते तब, या फिर जब उनकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं होती, हमारे हैंड्स प्रॉपरली वॉश नहीं होते. उसके अलावा जिस सरफेस पे, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, वो साफ़ ना हो और ये जो यूटेंसिल्स, जो कि बर्तन हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके कुकिंग के प्रोसेस में अगर वो साफ़ ना हो, और इवन इफ़ वी स्नीज नियर द फूड, अगर हम खाना बनाते हो या खाने के पास स्नीजिंग या छींकते हैं तो हमारा जितने भी जर्म्स होते हैं वो फूड के अंदर जा सकते हैं. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन इज यूजुअली कॉज्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली और नॉट चूइंग इट इनफ. The stomach produces extra gastric juice with the result that the stomach contain a lot of acid. हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम एक पर्सन में तभी होती है जब हम लोग खाने को प्रॉपरली नहीं चबाते या बहुत जल्दी खाते हैं, जिससे हमारा फूड प्रॉपरली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता. इस केस में ये होता है कि जो फूड होता है, हमारी जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है.